सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई 25 तारीख न वोट पड़ेगी। और अगर बात करें किसान संयुक्त मोर्चा की तो सारे का जान लाग रहे हैं। और हमारे साथ है किसान नेता सुरेश कोथ। तो इनकी भैया किसका के रुझान है, हिसार तक बात करें या फिर सोनीपत लोकसभा है या फिर करनाल तक या पूरे हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस का है या बीजेपी का है या किसी और पार्टी का है। राम राम। राम राम भाई राम। तो वो आप तो सारे का अंडो हो, संयुक्त मोर्चा है जो सारे का काम करना लग रहा है। हाँ, पूरे देश के अंदर जब किसानों के साथ मोदी सरकार ने धोखा कराया तो संयुक्त मोर्चा ने एक निर्णय लिया था कि हम बीजेपी को सजा देंगे। और पूरे देश में संयुक्त मोर्चा ने काम कराया। हर गांव पर जहाँ तक हमारे से पहुँचा गया, गांव मीटिंगें करी हैं। हरियाणा प्रदेश का भी सारी की सारी सीटा पर हमने प्रचार कराया है। और संयुक्त मोर्चा की तरफ से देश में भी मैं राजस्थान में मैं गया हूँ, महाराष्ट्र में मैं गया हूँ, कर्नाटका में गया हूँ, तेलंगाना में गया हूँ, बिहार में गया हूँ। 6-7 स्टेटों में मेरा खुद जाने का भी अनुभव रहा है। जहाँ तक बात है अपने हरियाणा की, क्योंकि हम फिलहाल कोतकला गांव में बैठे हैं। ये गांव मेरा अपना गांव हिसार लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में आता, नारनौंद की विधानसभा। हरियाणा के अंदर 9 सीटों के ऊपर सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। संयुक्त मोर्चा का आदेश था कि बीजेपी को सजा देनी, इसलिए हम हिसार की सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए कह रहे हैं भाई इसको वोट डाल के जिताओ। अब हिसार की सीट 100% जयप्रकाश जेपी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो जीत रहा। आपने मैं बताऊं सीधा सा गणित है। बहुत से भाई न्यू के टफ मुकाबला वो दिखावा है जो बीजेपी वाले समर्थित। हिसार 80 के अंदर अच्छी जीत है रणजीत की। जैसे हिसार की बात है 40 से 1000 के आसपास वो जीत रहा है। 80 में 20,000 के आसपास रणजीत जीत रहा है। बरवाड़ा में भी 5 से 10,000 की उसकी लीड हो सकती है। सारी लीड उसकी 3 हल्कियाँ की 80,000 की लीड बढ़ती है। जहाँ तक आदमपुर की बात है और जहाँ तक नलवा की बात है उसमें 2000 वोटा का हार भी है, 2000 का जीत भी है। टफ मुकाबला में दोनों हल्के। अब रह गए अपने 4 हल्के। 4 हल्किया में उचाण तो बहुत बड़ी जीत है जयप्रकाश जेपी की, कांग्रेस की। नारनून तो बहुत बड़ी जीत है। उचाण तो नारनून तो 50,000 तो ऊपर लीड है दोनों हल्के में। 50 तो उचाण था, 50 तो नारनून था। और 20 से 25,000, 30 भी हो सकती है इतनी लीड उकलाना से। 10 से 15,000 की लीड बुआनी खेड़ा से। सारा कुछ मिलावा है तो ये इन 4 हल्किया में कांग्रेस का जो उम्मीदवार है जयप्रकाश, वो लगभग 1,30,000 और 35,000 की लीड बनती है। उनकी 3 हल्कियाँ की लीड 80,000 के लगभग बनती है। इसलिए 50,000 की लीड आज के दिन जयप्रकाश जेपी की है, अगर बीजेपी ने मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया और कांग्रेस ने सही शिद्दत से अपने सारे वोट पोल करवा दिए तो कोई भी मुकाबला नहीं रहा सीट पे। एक तरफी सीट ये बन चुकी है, पहले मुकाबले में थी। अगली बात आपने सोनीपत की करी। सोनीपत में मैं आपने बताऊं, जींद शहर की सीट, सोनीपत शहर की सीट, एक गन्नौर की सीट, 3 सीटों पे बीजेपी का कैंडिडेट बड़ौली जी आगे है। आपकी जुलाना है, सफीदों है, बड़ौदा है, राई है, सारी की सारी जितनी बाकी 6 सीटें बच गई, सारी की सारी सीटों पे बहुत अच्छी बढ़त है ब्रह्मचारी जी की है। और सारा प्लस माइनस करने के बाद ये 70 और 80,000 वोटों से ब्रह्मचारी जी वो सीट सोनीपत की कांग्रेस वाले जीत रहे हैं, सोनीपत लोकसभा। अब बात आओ रोहतक की। रोहतक के अंदर मात्र 2 हल्किया में थोड़ा इलेक्शन दिखा है, कोसली में, रोहतक शहर में। बाकी 7 हल्किया में एक तरफा दीपेंद्र का माहौल है। रोहतक शहर में कुछ बीजेपी का इलेक्शन दिखा है, कुछ कोसली शहर में बीजेपी का इलेक्शन दिखा है। बाकी 7 हल्किया में तो ऐसा कोई हल्का हमने नजर नहीं आया जरा हम मीटिंग करके आए जिसमें 35 से 40 में जीते, कड़े 30 से जीते हैं। बहुत मोटी लीड की तरफ है दीपेंद्र हुड्डा बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है 1.5 से 2.25 लाख वोटा थे दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा। अब आगे बात आपकी भिवानी महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ में मात्र एक भिवानी शहर का ऐसा हल्का है जड़ा धर्मवीर सिंह की, रावदान सिंह की फाइट है।
बाकी सारे 8 के 8 हल्के में रावदान सिंह किसी में 10,000 तक जीता है, किसी में 20,000 तक जीता है, और कहीं कहीं बाडड़ा और हमारा दादरी जैसे हल्के मतलब 40-50 हज़ार की जीत है, 40-50 हज़ार की जीत है। तो तीसरी आपकी बहुत बड़ी जीत भिवानी महेंद्रगढ़ की। तो अगर करनाल लोकसभा की बात करा तो उड़ा के रहेगा। करनाल लोकसभा का बड़ा विचित्र सा मामला, जब शुरू में इलेक्शन चल रहा तो सारे लोग न्यू लागे थे मनोहर लाल खट्टर की बिल्कुल सेफ सीट है। इसके दो कारण थे। एक तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का 10 साल सीएम रहा। एक पिछली बार 2019 में इस लोकसभा के अंदर जो बीजेपी का प्रत्याशी लगभग 6 लाख वोटा जीता था, 6 लाख वोट लेने वाला तो इनका तो जीत की बात है, इनका बनेगा एमपी, और इतना अंतर था। वो सारा अंतर जब हमें 2-3 प्रोग्राम करके आए वहाँ बीजेपी के खिलाफ, हमने ग्राउंड पर देखा वो अंतर पता नहीं कहाँ गया। आज हालात ये है, जो देहात के हल्के हैं जैसे अपना संध है, उधर गरौंडा है, इस टाइप के हल्के देहात के, पानीपत ग्रामीण है, सारा है खट्टर। खुद इस करनाल में पंजाबी समुदाय भी ये कहता हमने पाया भाई हमारे खातर करया के इसने। और जब 10 साल सीएम रहा आदमी, पानीपत एक ब्राह्मणों के सम्मेलन में बोलने नहीं दिया। हमने पता करे भी हुआ के मामला था, क्योंकि पूरे प्रदेश में हमारे ब्राह्मण समुदाय का विशेषकर रुझान बीजेपी की तरफ है। तो पानीपत हमने पता कराया वीयू के मामला था, भाई बीजेपी का कैंडिडेट है खट्टर, तो क्या विशेष है। वहाँ जाके पता चला कि वहाँ एक अलग नारा भी है। वहाँ नारा है, वहाँ लगातार ज़्यादातर ब्राह्मण कैंडिडेट ही एमपी बनते थे। पंडित चिरंजी लाल 4 बार एमपी बना उसमें, ID स्वामी भी 2 बार एमपी बना उसमें, ज़्यादातर पंडित ही बनते थे। मनोहर लाल खट्टर जब से सीएम बना बामणा सीटें खोज ली। अब की बार कांग्रेस ने किसी ने नहीं बेरा था बुद्धि राजा कौन है, तो उसे पंजाबी के सामने पंजाबी कर दिया। बुद्ध ये जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है ये पंजाबी भी है और ये पंजाबी ब्राह्मण है, दोनों चीज आ रही हैं। तो मनोहर लाल खट्टर विशेष कर उसमें फंस गया। जो को बीजेपी माइंडेड वोट था ना, वो कंफ्यूज हो गया। दूसरी बात, हम गांव में वो सभा कर रहे थे, वे बीजेपी को सजा दो, वहां पर ज्यादातर गांव पंजाबियों का था। हम हमारे भी न्यू थी तो न्यू कहेंगे यार तब हमारा सीएम न रहना आयो, बड़े खुश हुए। मैं बाद में कहने लगा भाई मजाक में, भाई तो हम तो पंजाबी भाई हो, खट्टर गल लागोगे हमारी मानोगे कि नहीं, मजाक में पूछने लग गया। उनने कहा हमारा इनने करया की है। जब कोई देने की बात आओ थी जी तो सारा का सारा टोटल RSS के बिरानी कड़त आओ थे, यूपी ते बिहार ते कड़त लिया था, यूनिवर्सिटी VC बनाए सारे बहर के, बड़ी पोस्ट सारी बहर की। हमारा इसने करया के है। न्यू तो बताओ पंजाबियों के लिए काम कर दिया, ठीक है पंजाबियाँ पैदा हो रहा वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे लिए कोई स्पेशल काम तो कुछ नहीं करा। हमारे भी समझ में नहीं आई, हमारे भी यह बात समझ में नहीं आई कि हो क्या रहा है। और बहुत से गाँव में, एक सरदारा गांव है, हमें उसमें प्रचार करने जा रहे थे इनके खिलाफ, वो कहने लगे अब की बार खट्टर की PhD तोड़ांगे। मैं यू के मामला है, यो मामला है चौधरी भजन लाल हरियाणा का PhD को आकर था राजनीति में, और करनाल में जैने ID स्वामी ने 3 नहीं गिन दिए थे। ये PhD तोड़ने का कभी मन लगा है, खट्टर की PhD शायद तोड़ देव की बार। बहुत ही खतरनाक लहर है हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ गामा में, बहुत खतरनाक लहर, जो जिसका कोई मतलब यूं को नहीं बेरा था, ना कोई कैंडिडेट देख रहा। अपने हिसार में हमने कांग्रेस का कैंडिडेट ने सराहना नहीं पाया को, और जीतेगा। मैं गांव कोथ में हूँ, मेरे गांव में मैंने 20 आदमी न्यू कहनी है पैगे, एक हमारा खाड़ा खातर 51,000 रुपये दे गया था यार, अपने पीछे तो कौन देता फिर वोट दे। 4,500 वोट है गाँव में, 4,500 वोट गांव में लेगा, और बीजेपी का कैंडिडेट का 1000 वोट नहीं आते। मतलब अब की बार लोग हराने के लिए वोट दे रहे हैं, जिताने के लिए नहीं दे रहे। तो कैंडिडेट कोई भी हो, कोई कैंडिडेट नहीं देख रहे, कांग्रेस ने देंगे, कोई कैंडिडेट नहीं देख रहे। फरीदाबाद में विज्ञान पलवलता आगे दोनों गुज्जर खड़े हैं,
कांग्रेस का कैंडिडेट भी गुजर है और बीजेपी का भी केंद्र में मंत्री भी है। हमारा नहीं होता शहर का हल्का, इसमें तो बहुत और 6 लाख वोटां जीता था पिछली बार, बहुत बड़ी जीत थी, देश की बड़ी जीतों में एक जीत थी। हमें शहर में गए उन्हें कृष्ण पाल गुजर तो इतना मुरड़िया आदमी है, कदे इतनी अपनी 5 साल तक को बढ़ने कोई काम ही नहीं सुनिया किसी का जनता का। ये और गामा में गए पलवल का एरिया में, उत्तर प्रदेश के नजदीक लागदा क्षेत्र है, भाषा भी इनकी वही है। हम तो नहीं सोच रहे थे बीजेपी की लहर आ रही होगी, ओड़े भी इतनी खतरनाक लहर है कांग्रेस की गामा में कि गामा में गिनती चुनती के कुछ ही वोट पड़ेंगे। बस उन घर बैठे कोई कोई गिन ले, फलानी बिरादरी ओड़ा होगी, दिखड़ी बिरादरी ओड़ा होगी, उनका भी जी उतरे हम कल्ले के करेंगे। जिस न्यू जमा 100% हालात इसे हो रहे हैं। जब इलेक्शन चल रहा न्यू कहा करते एक सीट पे मुकाबला है दीपेंद्र वाली पे 9 बीजेपी जीतेगी। आज मैं कन्फर्म अंबाला की सीट पर हम गए, वरुण मुलाड़ा बिल्कुल नया छोरा है, उनके पिताजी तो अध्यक्ष रह लिए कांग्रेस के, बहुत अच्छी स्थिति में है। अंबाला शहर कितना बड़ा शहर है, यो वहाँ यमुनानगर कितना बड़ा शहर है, उनमें अनिल विज के लोग तो लग रहे हैं, मगर अनिल विज तो आज तक चुप बैठा है, नाराजगी भी है, उसके वोट भी है। मगर जितने भी उस हल्के में एससी का वोट बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटा वोट है। एक बार आपने पता हुआ मन कुमार नागरा बहुजन का भी वहाँ से सांसद इसलिए बना था। एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वोट है अपने चमार बिरादरी का। वहाँ में सारे घूम का टोटल दोनों बंतो कटारिया भी चमार बिरादरी से आवे है, और क्या नाम है वरुण मुंडाला भी चमार बिरादरी से आवे, एक वोट भी बीजेपी की तरफ नहीं पाया हमने चमारा का। हम कहने लगे कारण बोले संविधान न बदलेंगे। नीचे तक जो मोदी गुप्त नीतियां चला रहा था वो बिल्कुल नीचे तक जारी है। हमने पूरे देश की बताऊंगा मैं अपने, पूरे देश के अंदर 3 समाजों का अलग तरह से व्यवहार चल रहा है, वो हराने के लिए वोट दे रहा है। कुरुक्षेत्र सीट का, क्योंकि वहां पे तो कुरुक्षेत्र सीट की बहुत उलझी हुई बात है, जहां 9 सीटों पे हमारा ही संगठन कांग्रेस की मदद कर रहा है, वहीं हम भी अभय चौटाला की मदद कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी मुकाबले में फिलहाल, मगर गुप्ता जी भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। गुप्ता जी को भी न्यू कहा कई लाख का अंतर, वो भी बहुत बिल्कुल पास आ रहा है, बिल्कुल टफ मुकाबला तिनवा का, वहाँ कोई भी जीत सकता है। मगर वहाँ हालात के है, शुरू में गुप्ता जी का नाम चला, गुप्ता जी जीतेगा, फिर जिंदल का आ गया, कहने लगे नहीं गुप्ता जी से नहीं हारेगा, जिंदल जीतेगा। अभय सिंह चौटाला की तरफ किसान ने प्रचार करना शुरू किया, बाद में बात चल गई अभय जीतेगा। इस बात के बाद फिर भूपेंद्र हुड्डा ने रैली करी, फिर बातें चल लगी गुप्ता जीतेगा। उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता आए, उनके प्रचार तय लगने लग गया, फिर जिंदल जीतेगा। अब 2 दिन से अभय चौटाला इतना बड़ा वो प्रदर्शन ले रहा है, वो रोड शो करने लग रहा है, कई हजार आदमी, कई हजारों गाड़ी गला चलन लग रही, शहर के शहर जाम हो हैं। अब फिर कहने लगे अभय जीतेगा। उस सीट के बारे में कोई कन्फर्म नहीं है, ना कोई हम कन्फर्म है, ना कोई और कन्फर्म, मतलब कोई भी जीत के 3 में अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, जहाँ तक वोट मिलने लग रहे हैं। बाकी अभय चौटाला की पार्टी नोवा में और भी तो लड़ रही है, कड़ियां जमानते नहीं बच रही, मात्र सिरसा में कुछ वोट मिलते दिख रहे हैं। हालांकि वहाँ एक तरफा शैलजा जीत रही चर्चा थे, लेकिन इन लोगों ही वोट मिलने लग रहा है। मात्र अभय सिंह चौटाला को एक ही नारा उड़ा चल रहा है, वह किसानों के लिए इस्तीफा देके मैदान में आता है ये आदमी, इसको एक सीट पे तो किसानों ने इसका साथ देना चाहिए। इस बात को लेकर के सारे किसान उस गले हो गए। राकेश टिकैत का बयान उसके आ गया, 5-4 मीटिंग में भी करका, गुरनाम चडूनी उसका गले लग रहा है। तो वो इस वजह से किसानों का वोट 6 लाख वोट है किसानों का, वहाँ वो 6 लाख वोटा में लगभग 75% वोट अभय लग लिए, इसलिए अभय चौटाला आज के दिन सबसे ऊपर दिखा है। तो किसान संगठन ने समर्थन कर रखा है अभय चौटाला का। हाँ, वहाँ अभय चौटाला का सारा संयुक्त मोर्चा ने तो नहीं कराया, गुरनाम सिंह चडूनी ने कराया, हमारा भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने कराया, बीकेयू टिकैत ने, मगर आम किसान संगठन की भी नहीं मान रहा। आम किसान ने कहे जिस मौका हम बॉर्डर में बैठे थे भाई, और मच्छरदानियाँ ही जरूरत थी जो उस मौका यू बेच जाएगा, पंखा जरूरत थी उस मौका यू बेच जाएगा। एक सीट पर तो वोट दे दो इसने, बाकी तो हम बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं, एक सीट पर वोट दे दो, इसलिए वो मजबूत चल रहा है। आपके मानो 10 में कितनी सीट आ जाएगी हरियाणा में? 7 सीट तो क्लियर है आज के दिन, अगर बीजेपी की मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ तो 7 कांग्रेस की। तो फिर 3 2 पे
ईव तक अच्छा मुकाबला चल रहा है। मैं तो कहूँ राव इंद्रजीत की अपन गुड़गांव की अपन चर्चा नहीं करी, गुड़गांव में शहर में भी राज बब्बर मुकाबला में आ गया। अहिरवाल के जो हल्के हैं एक के नाम है, एक तो अहिरवाल के 2 एक हल्के हैं उड़ा, उसमें राव इंद्रजीत मजबूत है, गुड़गांव शहर में मजबूत है। मगर उसके गल्ले 3 हल्के मेवात के हैं, मेवा के 7 लाख का लगभग वोट है, बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस की तरफ गेड़न लग रहे हैं। वो भी फंस रही है और करनाल भी फंस रही है। ये दोनों सीटां का तो हम कन्फर्म नहीं, बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, मगर 7 सीट जिसमें आप अम्बाड़ा, हिसार, सिरसा, सोनीपत, रोहतक और भिवानी, महेंद्रगढ़, ये 7 सीट सोनीपत वाली होगी। 7 की 7 सीट ये मतलब कांग्रेस आज के दिन कोई 50,000 तक, कोई लाख तक, कोई 2 लाख तक। सबसे बड़ी जीत आज के दिन मुझे लगती शैलजा जीतेगी। वो 8 हल्किया में 30,000 तक 40,000 के बीच में लीड आवे उचाण। हाँ सर, या मतलब जो 30,000 की भी नॉर्मल कट है तो 2.5 लाख की लीड 8 हल्किया में बना उसकी। हाँ, बड़ी जीत की तरफ शैलजा बढ़ रही है। मतलब दूसरे नंबर पे दीपेंद्र है, तीसरे नंबर पे रावदान सिंह है, और चौथा नंबर पे यो अपना क्या नाम है सोनीपत वाला ब्रह्मचारी जी है। और जो यह सबसे कम मार्जिन की हार जीत होगी हिसार में, हिसार वाला भी 50,000 के आसपास जीतेगा। तो यहाँ पर फाइट है तगड़ी, फाइट तो नहीं हुआ थोड़ा। हाँ को पार्टी और कैंडिडेट का मजाक करें लोग, वोट भी देवे मजाक भी करें, उस वजह तो कुछ भी ला ले। रणजीत का भी जय तो नहीं हो रही है, जयप्रकाश पसंद नहीं है जनता का, इसलिए तो फाइट में ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मगर सच्चाई ये है जयप्रकाश को वोट नहीं मिल रहे, बीजेपी को राणे का वोट पड़ रहा है। जयप्रकाश को ना नालुंद में जीत सका था, यू अपनी मर्जी से ना यू जीत सका था उचाणे तैर दंडों हल्का में 1 लाख से ज़्यादा की लीड ले होगा, वो बीजेपी को राणे का वोट है। मतलब तो कैंडिडेट की अगर बात करें ना, तो देखो धरातल पे हम भी रहे हैं, लोग तो बातचीत भी कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि कैंडिडेट कोई भी हो, उस चीज तो मतलब नहीं है। हमने मेरा भी कैंडिडेट किसा है अब की बार ना, और कांग्रेस के सारे कैंडिडेट के खिलाफ हमने कहीं बात नहीं पाई है। रावदान सिंह को बिल्कुल शरीफ आदमी मानना है, शैलजा को बड़ा चेहरा और सीएम का कैंडिडेट मानना है, दीपेंद्र हुड्डा को बहुत ही सोबर सुलझा हुआ और उसके बाप को सीएम मानना, रोहतक ब्रह्मचारी के चरित्र के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। यानी और सारे कैंडिडेटा का कोई नहीं, सिर्फ अपना हिसार कैंडिडेट वाला का मजाक करें, उसे के वोटर करें, दूसरे नहीं। मैं मरना पूरी जिंदगी कांग्रेस का वोट नहीं दिया, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, मैं भी नहीं कोई मनस तो ठीक को नहीं, फिर जिताना है। ये हालात है, ये हालात है देश की। मतलब ये कहो कि बदलाव चाहिए हमने। मोदी बड़ी पिक्चर देख रहे हैं भाई, हमने ना तेरा जयप्रकाश तो उम्मीद ही अच्छा करेगा, ना माड़ा तो हम करने कौन दिया, मारा तो मोदी ये कौन करने दिया, लठ ले खड़े हो गए। कुल मिला करके उम्मीद कुछ नहीं, लेकिन हमने मोदी हराना है, ये हरियाणा की। तो यो जो 400 पार का नारा है यो डोकोसड़ा 400 पार का नारा इन अपने कार्यकर्ताओं को भ्रम में डालने के लिए दिया था, और इनके ये एक दिमाग से खेलते हैं कि पूरी जनता में एक मैसेज भेज दो 400 पार 10-15% वोट ऐसा हो जो मौके पर फैसले लिया करें, एन मौके पर। भाई अगर 400 पार नहीं हुआ तो कम से कम बहुमत तो पक्का आ ही जाएगा, लेकिन जनता ने इनकी सुननी बंद कर दी। मोदी की याद सिर्फ मोदी के अंधभगत ही सुना और कोई नहीं सुनता, सबने बेरा पटिया झूठ बोला है। मेरी 6-7 स्टेटों में मैं खुद प्रचार करके आऊँ। मैं बीजेपी के वो स्टेट गिनाऊंगा अपना जड़ा राजस्थान में 25 के 25 MP थे इनके, और मैं खुद अपना जो क्षेत्र है अपने बॉर्डर का लगदा खापा का एरिया, वहाँ हमारे किसान आंदोलन में बड़े संपर्क रहे हैं। मैं 2 बार अपनी खाप का अध्यक्ष रहूँगा, अभी पंचायतों में हमारा आना जाना, वहाँ हमने मीटिंगें करी। आज हालात ये हैं 7 सीट कांग्रेस जीतने लग रही है, 1 हनुमान बेनीवाल जीतने लग रहा है, 1 कामरेड अमराराम जीतने लग रहा है, और 1 बांसवाड़ा की सीट भील प्रदेश का एक उनका आंदोलन चला रहे हैं। वो भीलों की पार्टी है, बाप पार्टी बोलना उसने, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसका बाप नाम लिख रहे हैं। तो 1 वो जीतने ला रहा, 10 सीट आने ला रहे, 15 बीजेपी के, 10 सीटा नुकसान अकेला राजस्थान में। अगला स्टेट हमें महाराष्ट्र गई, हमारी भाषा भी नहीं समझ में आवा, अपने क्यों मराठी ज़्यादा बोल रहे, हिंदी जाने तो हमें बोलने भी हैं, लेकिन अपने गला हिंदी बोला आपस में महाराष्ट्र में। वहाँ जाके कुछ और मुद्दा मिला। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था अग्निवीर और महिला
खिलाड़ियों का यौन शोषण का सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में ये था, और किसान आंदोलन। वहाँ जा कर के हमने महाराष्ट्र में गए और अलग मुद्दा मिला। वहाँ अपने आप को मराठी मानुस का नाम तय भाई हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़े नेता है शरद पवार, उसकी पार्टी तोड़ दी गई, बड़ा मराठी नेता था। वहाँ बहुत बड़ा नेता वो उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे को वहाँ पूजा करें लोग, उनकी पार्टी तोड़ दी, एकनाथ शिंदे की न्यारी पार्टी बना दी बीजेपी ने। वो इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है, बीजेपी में संभले ही नहीं रहा। सारा का सारा महाराष्ट्र वर्सेज मोदी और अमित शाह बोल रहे हो, तो तीसरा मुद्दा ही नहीं है उन्हें। भाई इन दो आदमियों ने पूरे महाराष्ट्र को बेइज्जत कर रखा है, इनको सबक सिखाना है। एक वहाँ मराठा वर्सेज पेशवा, आप पंडित बोल रहा पेशवा है, वो बड़ा खेल है। वहाँ जो पिछली बार जो एनडीए का बड़ा घटक था वो था उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, 18 सांसद थे। वो पार्टी एकनाथ शिंदे तोड़ के गया, उसका 1 या 2 सांसद, एक तो उसका लड़का ठीक मुकाबला में बताओ 1 सांसद और 1 या 2 बन सकते हैं, बाकी उद्धव ठाकरे के आज भी 18-20 MP आएंगे। कांग्रेस अपने मतलब कितने पार जाएगी? मैं सारे बताऊंगा, आप सारे टोटल सुनो, एक मिनट तो 2 मिनट लूंगा बस। 20 सीटा का लगभग नुकसान हो रहा पक्का है, 20 का 25 का वैसे हो जो कम ज्यादा कम नहीं होगा। अगर आज कर्नाटक में 24 MP थे इनके, 24 में तय लगभग 15 सीटा नुकसान हो रहा है। तेलंगाना में तो चलो BRSS का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस का उबार हो रहा है, बीजेपी वही है। मात्र उत्तर दक्षिण एनडीए अगर को कहीं मजबूती मिली, एक चंद्रबाबू नायडू जिसका कोई MP नहीं थे, पिछले बार 8-10 MP बन के आ रहे हैं उसके आंध्र प्रदेश में, वो इनको मजबूती दे रहा है। बाकी एनडीए को सारे के सारे एनडीए के लीडर लुढ़क रहे हैं। अगर आप आ जाओ बिहार में बहुत ही उलझा हुआ समीकरण है। वहाँ जाति जुती वाला कौन ही ओढ़े। एक मौका है कर्पूरी ठाकुर जी बड़े नेता रहे हैं बैकवर्ड क्लास के, सारा बैकवर्ड उनका नेतृत्व में एक होया करता। लालू जी उभरे, लालू जी का उभरने के बाद नीतीश उभरे, बैकवर्ड भी 2 हिस्सा बना दिया। एक तो बैकवर्ड पिछड़ा बोलना हो रहा है, बैकवर्ड तो अपने बोलना पिछड़ा, और नीतीश गला अति पिछड़ा। हाँ उस तरह और है ये दलित महादलित, ये इस किस्म के नारे हैं उधर। और इसने अपने जर्नल कैटेगरी का उसने अगड़ा बोलना है, अगड़ा। तो वहाँ हालात ये हो रही है कि आज कर्पूरी ठाकुर के मरने के बाद कभी बैकवर्ड एक नज़र नहीं आया, क्योंकि अति पिछड़ा नीतीश के साथ था, पिछड़ा लालू के साथ था। नीतीश की बार बार पार्टी बदलने की वजह से अति पिछड़ा जो है लालू की पार्टी की तरफ जा रहा है। जिस पार्टी का 1-2 सांसद होता था वो 18-20 सांसद लेके आएगा, और लगभग 20 सीटों का नुकसान अकेला बिहार में है। अब हरियाणा में 10 सीट थी, 7 तो क्लियर रह रहे हैं। दिल्ली में 7 सीट थी, दिल्ली में 4 लगभग 4 रह रहे हैं, 3 हार जाएंगे, 4 हार जाएंगे, अदो अद है। और पंजाब में खाता ही नहीं खुलता इनका। हिमाचल में भी 4 की 4 थी, 2 तो पक्की आ रहे, हार जाए 3 भी। हालात ये हो रहे हैं कि 100 सीट कन्फर्म एनडीए और 85 से 90 सीट अकेली बीजेपी आ रही है। 300 सीट मतलब 90 सीट घटा दो, कितनी बच गई? 213, 210। हाँ, एनडीए का इनका कुछ सीटें थोड़ी बहुत नीतीश कुमार की हैं, 2-4 सीटें महाराष्ट्र से आएंगी, 10 सीट के लगभग चंद्रबाबू नायडू लेकर होगा, और बाकी एनडीए पता 1-2 जुकर जैन तो 1 सीट जीतने लग रहा है, बाग पाताल जीतता है, दूसरी हारने लग रहा है। ये मिला करके लगभग 25 और 30 सीट एनडीए की होंगी, और 200 या 210 बीजेपी की, 230 में सारे निपट लेंगे। प्रधानमंत्री कौन बड़ा होगा? इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री की संभावना है। मैं थोड़ा सा उस पर जाऊंगा। मेरा अंदाज़ा जहाँ तक हो, इसका गलत भी हो, लोग मेरे तय इत्फाक भी नहीं रखते, लेकिन जो ज़्यादा नाम चल रहा है, राहुल गांधी है बाबा वर्ग आदमी, भर ले तो भर ले नहीं,
नहीं भी भरा नेट भी जाओ संगठन पे ज्यादा काम करना चाहे। मुझे लगता है बड़ा घटक आवा है कांग्रेस की 115 से 20 सीट आने लग रही, 30 से 32 सीट आने लग रही ममता की दूसरे नंबर की पार्टी वहाँ, तीसरा नंबर अखिलेश आने लग रहा है 25 से 30 सांसद, चौथा नंबर आने लग रहा है लालू वाला लड़का 18 से 20, और फिर उद्धव ठाकरे आने लग रहा है 18 से 20, और स्टालिन 25 और 26 स्टालिन है तमिलनाडु का नेता करुणानिधि का लड़का। तो ये बड़े घटक है, ये कुल मिला के 260 सीटा के अंदाजा ये पहुंच रहे हैं। 10-12 सीटें इन्हें जरूरत पड़ेगी, 10-12 इन्हें मिल भी जाएगी इधर उधर। मुझे लगता है खड़गे बढ़ागा प्रधानमंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे पहला दलित प्रधानमंत्री दे सकता है इंडिया गठबंधन अब की बार। जो हिंदी बोलता है ये दक्षिण भारत का कर्नाटका, हिंदी भी बोल रहा है, अंग्रेजी भी बोल, 4 भाषाओं का ज्ञान है, पढ़ा लिखा आदमी, बुजुर्ग आदमी। मुझे लगा है इस पे सहमति बनेगी सबकी, क्योंकि 5-4 सीट यू केजरीवाल भी लेगा, 5 के करीब सीट तो यू पंजाब में ले रहा है, और 2 सीट के करीब इसकी दिल्ली में भी आना है, 7-8 MP बन सकते हैं इसके। तो कुल मिलाकर के सारे बड़े घटक ये चाहेंगे कि दलित चेहरे पे रजाबंदी हो जाए। नाम राहुल गांधी का भी आएगा, अगर राहुल गांधी ने यस तो कर दिया तो बन गया, और जो उसने न्यू कह दिया ना मैं नाट गया तो फिर खड़गे बनाएगा। एक तो पहला मैं बताऊंगा तमने यहाँ, दूसरी बात एक और मैं बताऊं, 3 समाज बड़े सत्र पे पूरे हिंदुस्तान में हमने एकजुट देखे, कोई पंचायत हुई नहीं, इकट्ठे हुए नहीं, पूरे देश का मुस्लिम समाज सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहा है। एक वोट नहीं पाट रहा, ये पार्टी हम खिंड नहीं रहा है, नहीं खिंडा करता। पूरे देश का जाट समाज एक आधी सीट पर, कुछ जैसे कुरुक्षेत्र में अभय सिंह ने कुछ वोट मिल रहे हैं, बागपत में जयंत ने कुछ वोट मिले हैं, 56 सीटों पे है, एक मत कांग्रेस का निगेड़न लग रहा है पूरे देश का चमार समाज। क्योंकि एक बात मैं बताऊं, जिस तरह किसान आंदोलन आप करोगे, 36 बिरादरी किसान खेती करती है, मगर किसानों के जितने संगठन हैं उनमें ज़्यादातर नेता जाटों के हुआ, जाट के घर में जामे उनकी एकदम किसान इन जाट के जोड़ दें, सच्चाई नहीं वैसे ही है। लेकिन एक किसाना का मुद्दा इतना बड़ा है, देश का कृषि मंत्री बन सकता शरद पवार, और कृषि राज्य मंत्री का पद अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि जाट चेहरा ही नहीं है। जाटों को संतुष्ट करने के लिए जाटों का कोई बड़ा नेता नहीं है सेंटर में, इसलिए एक दीपेंद्र हुड्डा वो बचेगा। भाई इतना बड़ा वर्ग है जिसने पूरा ताकत लायक है, मोदी हरियाण में ताकत लाई है, इनकी बड़ा पद दो, मुझे लगता है दीपेंद्र हुड्डा को उस बात का सम्मान मिलेगा, वो जीत कर जाओगा, और वो जीत कर जाने उसको कृषि राज्य मंत्री पक्का बनाया जा सकता है, बड़ा पद। ये संभावना मेरी अपनी सोच के अनुसार है। और एक और नया खेल इस समय देखा, यादव मात्र गुड़गांव सीट के ऊपर तो बीजेपी गला है, नहीं बिहार में लालू का छोरा गला है, यूपी में नीतीश वाला गला है, और युवाड़े अपने बिहारी महेंद्रगढ़ में अडे रावदान सिंह गला है। ये 4 समाजा का अलग तरह का व्यवहार रहा है, इनको प्रतिनिधि, और ये मोदी गला लड़ रहे हैं, ना इनकी उम्मीद किसी गला, ना ये नेता का पाछा लग रहे। जो संविधान की बात चल रही, हम एक जगह बड़ी मीटिंग ले रहे थे, और उन्होंने बोला 1015 मजदूर साथी इकट्ठे हो रहे थे, उसका पाछे लिख रखा था संविधान बचाओ देश बचाओ। उस थीम पे वो थी, हम कहने लगे भाई इनके, क्योंकि हमारे पास तो जनरल सी बातें थी, भाई मोदी जी संविधान को मानते ही नहीं, RSS ने लिखड़िया संगठन, RSS ने संविधान को भी मानने ही नहीं। मगर वहां निकल के एक बात और आई, संविधान को खत्म करके या आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं, ये समझ सबसे ज्यादा मजदूरों के संगठनों में है, जिनका नेतृत्व ज्यादातर चमार बिरादरी के समाज के लोग करते हैं। और एक इतना बड़ा फैक्ट निकल के आया उस मीटिंग में, जब हम सारी चर्चा, जितने भी सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे जितने भी आप संविधान के खिलाफ या आरक्षण के खिलाफ आप पोस्ट डाल नहीं पाऊंगी, उनकी प्रोफाइल खोल के देख लो, सारे की सारी वह प्रोफाइल पावे जिनका या तो सनातनी का नाम तक कोई बना रहा है, या RSS का कोई मेंबर है। ये चीज बिल्कुल नीचे तक चली गई,
और पूरा का पूरा मजदूर वर्ग इस बात से दुखी हो गया कि आरक्षण का जो प्रावधान दिया था ना, वो दिया था बराबरी का सम्मान दिलाने के लिए। बराबर का सम्मान कब मिलेगा? जब शिक्षा होगी। बराबर का सम्मान कब मिलेगा? जब आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। तो इसलिए उनमें उन लोगों में नहीं था भाई ईब तक तो मारती वह चीज मिली भी नहीं, ये घोषणा पहले तैयार हो गई। वो चीजें जो 2014 तक पहले आरएसएस के बारे में हरियाणा में कोई नहीं जाना था, आज सबने मेरा बताया आरएसएस के। आरएसएस ने 45 साल तक तिरंगा झंडा नहीं बनाया, अपने दफ्तर पर लाया। आरएसएस ने संविधान आज भी नहीं कहा मनुस्मृति से देश चलेगा, संविधान की जरूरत क्या है? और मोदी जी तो वह काम कर रहे हैं सारे के सारे जो उनसे काम यू कहे नहीं वो करूंगा। पहला कहा देश नहीं बिकने दूंगा, सारा देश प्राइवेट सेक्टर के सारी कंपनी बेच दी। संसद में बढ़िया, संसद में माथा टेक्या, नई संसद बना ली। एक प्रोग्राम के बाद संविधान माथे बुलाया, संविधान बदलने तैयार हो गया। सारा का सारा उल्टा काम सारा लोगों ने समझ लिया। अब की बार इलेक्शन मोदी वर्सेस जनता हो रहा है और जनता इसना हरावेगी। मोदी देश तय हार रहा है, देश का पंडा छुट रहा है, इनके 100% हार रहा है। अगर मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ तो मैं ये अगर इसलिए लाऊं क्योंकि बहुत घने लोग आज भी नहीं कितने वोट गेड़ लो, बीजेपी जीतेगी। अरे जो वोट गिन ले रहे बीजेपी क्यों जीतेगी? मान लिया अगर रोड़ा होगा तो देश में विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा देश इनको हराना चाहता है। 70% जनता इनकी देश की गद्दी से बाहर काटना चाहता है। 70% जनता जब इस सोच की है ना, तो मेरी प्रार्थना मोदी जी तो जो मेरी बात सुन दो, रोल करने की सोचिए भी ना, क्योंकि वह जीत स्वीकार नहीं करेगी जनता। ओली पाछे जो होनी थी वह बात अलग है। आज हालात ये हैं कि मोदी जा रहा है, इंडिया गठबंधन का शासन आ रहा है। तो भाई प्रधान जी ने तो अपनी बता दी, जो इन्होंने देखा सुना, लोगों के बीच में गए हैं, सारे का आन फिरकाए हैं, उनके बीच में बैठ कर जो सुना है। तो ई बारी है आपकी, क्योंकि हरियाणा में तो 25 तारीख न हो जाएंगे, बाकी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो आप जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है, क्योंकि प्रधान जी ने तो बता दी कड़ा है किसकी वोट जागी, किस कौन जीत रहा है। तो ई बारी है आपकी कि आप किसने वोट दे रहे हो, किसने जिता रहे हो और क्यों जिता रहे हो। तो जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।